जी, चैप्टर 15 का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि है ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन देखते हैं। द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज। ऐसी डिवाइस जो कि एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं, एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरी है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, एनपी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। और इसी तरह स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी जो है वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्टेप अप में जो है वो सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होंगी, सेकेंडरी पर वोल्टेज भी ज़्यादा। तो मतलब अप हो गया है, वोल्टेज बढ़ गया है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी पर बढ़ गए हैं, तो मतलब ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप है। अब ये देखें, ट्रांसफार्मर जो है उसमें दो कॉइल्स इस्तेमाल होती हैं, एक प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी। इसके दरमियान में हम एक कोर इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कोर जो है एक मीडियम से बनी होती है, उसके बारे में हम अभी मजीद देखते हैं। तो ये कोर यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया इन दो कॉइल्स के दरमियान। ये जो कॉइल है जिसको हम सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, आपको पता है उसे हम प्राइमरी कॉइल का नाम देते हैं। और ये इनपुट यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। ये जो साइन है, ये जो साइन यहाँ पर नजर आ रहा है, ये एसी सोर्स का है। डीसी सोर्स के लिए हम बैटरी का सिंबल लगाते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एसी पर ऑपरेट करता है, इसलिए हमने एसी सोर्स का सिंबल बनाया है। ठीक है। अच्छा, तो सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पर है और ये एज अ आउटपुट यहाँ पर एक्ट कर रहा है, हमें मिलेगा सेकेंडरी से हमें आउटपुट मिलता है। अब ये तो हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन, यानी कि प्राइमरी पर ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी पर कम, तो इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का नाम देंगे। इन स्टेप डाउन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी। और इसी तरह वोल्टेज ऑन प्राइमरी ग्रेटर देन वोल्टेज ऑन सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी पर वोल्टेज भी कम हो गया है, सेकेंडरी पर नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो गई हैं, क्योंकि सेकेंडरी जो है वो एज आउटपुट हमें मिलता है सेकेंडरी कॉइल से, तो इसलिए। तो यहाँ पर ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी, दरम्यान में कोर। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि प्राइमरी पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये जो वाइंडिंग्स हैं वो ज़्यादा हैं, और यहाँ पर देखें वाइंडिंग्स कम हैं। तो मतलब ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी पर कम है, प्राइमरी पर ज़्यादा हैं। तो इस तरह आपने याद रखना है। ये जो यहाँ पर था स्टेप अप में प्राइमरी पर नंबर ऑफ टर्न्स कम थे, यहाँ पर वाइंडिंग्स देखें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। ठीक है। तो इस तरह ये इसमें डिफरेंस है। अच्छा जी, अब आप देखें ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, अब हमने ये देखना है। ट्रांसफार्मर बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि दो कॉइल्स इस्तेमाल हुई हैं। तो दो कॉइल्स जब इस्तेमाल होती हैं तो वो दोनों कॉइल्स नेबरिंग है, यानी कि दूसरे के करीब ही है ना। ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करते हैं। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज़ है, ये आपने पहले पढ़ लिया है कि म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें एक कॉइल में ईएमएफ चेंज करने से उसके साथ नेबरिंग कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। If changing EMF in one coil induces EMF in the neighboring coil, this phenomena is known as mutual induction. ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। पहले ये लिख लिया कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल में ऑपरेट करता है, और उसके बाद आपने उसकी डेफिनेशन लिख दी कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कोर है इसका क्या फंक्शन है। कोर बेसिकली इज मेड अप ऑफ सच मटेरियल विच सपोर्ट्स टू ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर। मैग्नेट, ये जो कोर है एक ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को एक मीडियम से या एक कॉइल से दूसरी कॉइल तक ट्रांसफर करने में हेल्पफुल है। ठीक है। तो उसके लिए कौन सा मीडियम मोस्टली ट्रांसफार्मर्स में इस्तेमाल होता है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो होता है सॉफ्ट आयरन। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी परमेबिलिटी रखता है। परमेबिलिटी का मतलब है इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए सॉफ्ट आयरन हम एज अ कोर इस्तेमाल करते हैं, तो जो कि मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है एक कॉइल से दूसरी कॉइल में मूव होने में, एक पाथवे के तौर पर एक्ट कर रहा है। ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की एक इक्वेशन है जो कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान रिलेशन को डिस्क्राइब करती है। वो इक्वेशन क्या है, जो बेसिकली न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होती है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वोल्टेज ऑन प्राइमरी टू द वोल्टेज ऑन सेकेंडरी रेशियो इज इक्वल टू द टर्न्स रेशियो फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। अब वोल्टेज ऑन प्राइमरी ऊपर लिखा है तो टर्न्स ऑन प्राइमरी भी डायरेक्ट रिलेशन में है, वोल्टेज ऑन सेकेंडरी डिवाइड में है तो इधर भी ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी डिवाइड में है, यानी कि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है।
अगर आप ऐसे लिखते हैं एन एस बाई एन पी इज इक्वल टू वी एस बाई वी पी, फिर भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। लेकिन रिलेशन डायरेक्ट रहना चाहिए, सेकेंडरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी टू प्राइमरी, ठीक हो गया। ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है। अब हम आके देखते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है। वो ट्रांसफार्मर की हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी जी। तो अब हम देख रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें कोई पावर लॉस नहीं होता, यानी कि ये एक इमेजिनरी केस है जिसमें हम कंसीडर करते हैं कि किसी तरह का कोई पावर लॉस नहीं है। जो पावर प्राइमरी कॉइल पर होगी वही पावर सेकेंडरी कॉइल पर होगी, ठीक है। The transformer is said to be ideal transformer if there is no power loss. It means power of secondary coil is equal to the power of the primary coil. जो प्राइमरी से पावर प्रोवाइड की गई थी वही पावर सेकेंडरी पर अपेयर हो रही है, तो इसका मतलब है नो पावर लॉस, ठीक है। अब आपने पावर के 3-4 फार्मूलाज पढ़े थे, P इज इक्वल टू आई वी, पी इज इक्वल टू वी स्केयर बाई आर, ठीक है, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। तो ये 3 फार्मूलाज आपने पढ़े थे। यहाँ पर हम पावर का फार्मूला लगाते हैं P इज इक्वल टू आई वी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें 3 फार्मूलाज आपने ड्राइव करने होते हैं, वो पहले उस पर हमने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो उनमें ये बेसिक फार्मूला हम लगा रहे हैं P इज इक्वल टू आई वी वाला। तो P पावर ऑफ प्राइमरी पावर ऑफ सेकेंडरी इक्वल है आइडियल केस में। तो प्राइमरी कॉइल के लिए हम आई वी लगा दिए, P इज इक्वल टू आई वी। प्राइमरी के लिए यहाँ भी P लगा दिए, तो यहाँ भी P। करंट ऑन प्राइमरी कॉइल एंड वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल, करंट ऑन सेकेंडरी एंड वोल्टेज ऑन सेकेंडरी। अब हम क्या करते हैं कि रेशियोज बना लेते हैं करंट्स के दरमियान और वोल्टेजेस के दरमियान। तो आई पी डिवाइडेड बाई आई एस, वी एस डिवाइडेड बाई वी पी, ठीक है। अब इससे आपको क्या नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि करंट ऑन प्राइमरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ऑन प्राइमरी, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह करंट ऑन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ऑन सेकेंडरी। तो सेकेंडरी और सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट का इनवर्स रिलेशन, प्राइमरी करंट और प्राइमरी वोल्टेज का इनवर्स रिलेशन। पहले जो आपने इक्वेशन बनाई थी वो डायरेक्ट रिलेशन में थी, टर्म्स और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन था और करंट और वोल्टेज का इनवर्स रिलेशन है। तो इस हिसाब से आपने ये ट्रांसफार्मर की सेकंड इक्वेशन याद रखनी है, जो कि न्यूमेरिकल्स में एग्जांपल्स में इस्तेमाल होनी है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया हमारे पास, ठीक है। हमने ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन देखी, ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल देखा, ट्रांसफार्मर की टाइप्स देखी, ठीक है। अब उसके बाद हमने कोर का फंक्शन देखा कि कोर क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज में भी है कि कैन ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन डीसी। आपने सिर्फ यस या नो में आंसर नहीं देना, रीज़न भी बतानी है। तो पहली बात तो ये है कि नो, इट कैन नॉट ऑपरेट ऑन डीसी। रीज़न क्या है, क्योंकि डीसी की जो पोलैरिटी है वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। और आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और म्यूचुअल इंडक्शन जो फिनोमेना है वो एसी से ही मुमकिन है, एसी सोर्स से, क्योंकि उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। ईएमएफ पर वोल्टेजेस चेंज होंगे तो उसकी वजह से ही, चेंज की वजह से ही सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पोलैरिटी ऑफ डीसी रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए वो डीसी पर ऑपरेट नहीं करेगा। म्यूचुअल इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल बाय डीसी सोर्स, डीसी सोर्स से ये मुमकिन नहीं है म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होना। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, एम आई यहाँ पर मैंने लिखा है शॉर्ट, म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज ओनली पॉसिबल बाय एसी सोर्स, क्योंकि इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। ये आसान से इसका आंसर। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 15 क्लास 10th, आज हम टॉपिक देख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे पहले हम म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। अब म्यूचुअल वर्ड का मायने आप समझते हैं, जिसका मतलब होता है बाहमी, यानी कि एक दूसरे के साथ लिंक है, ठीक है। तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन जो है इसमें भी यानी कि दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन ये देखेंगे कि इफ़ बाय चेंजिंग ईएमएफ इन वन कॉइल induces EMF in the other neighboring coil, then this phenomena, this process is called mutual induction। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो कॉइल्स होंगी, जिस तरह के एक कॉइल ये है और दूसरी ये है, ये एक दूसरे के करीब पड़े हैं, तो ये कॉइल इसकी क्या होगी, नेबरिंग कॉइल, ठीक है। अब ये जो कॉइल 1 है, ठीक है, इसको हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, यानी कि जिसके साथ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। इस कॉइल 1 को हम प्राइमरी कॉइल भी कह सकते हैं, ठीक है। इस कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल भी कहते हैं। वो कॉइल जिसके साथ हम वोल्टेज सोर्स लगाते हैं वो प्राइमरी कॉइल कहलाती है। और ये जो कॉइल 2 है जिसके साथ हम गैल्वानोमीटर लगा रहे हैं, ठीक है, इस कॉइल को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो अब ये देखें कि हमने अगर इस एसी सोर्स से वोल्टेज इस कॉइल में चेंज किए हैं ना, तो चेंज यहाँ पर किए हैं, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पर ऑब्जर्व होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी किसी कॉइल में से करंट गुजरता है
तो वो कॉइल एज अ मैग्नेट बिहेव करती है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो एज इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट। तो जाहिर बात है जब ये मैग्नेट बनेगी तो इसकी फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर होंगी, तो इसके अंदर जब फील्ड लाइंस एंटर होंगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो आपको पता है कि करंट जो है वो मैग्नेट की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, मैग्नेट की वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसलिए जब ये फील्ड लाइंस इसके अंदर आएंगी तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उस ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से करंट इंड्यूस होना है, और वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन से हमें पता चलेगा कि ये जो नीडल है गैल्वानोमीटर की जब ये डिफ्लेक्शन शो करती है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है, ठीक है। फील्ड लाइंस जब कम या ज़्यादा होंगी यहाँ वोल्टेज सोर्स चेंज करने से, तो उस वक्त इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाना है। चेंज इस कॉइल में किया है और उसका इफेक्ट इस कॉइल में नज़र आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ अगर हम एक कॉइल में वोल्टेज सोर्स या ईएमएफ की वैल्यू चेंज करें तो उसकी नेबरिंग कॉइल के अंदर ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। यही इसके बारे में मेन कंसेप्ट था।